सबसे पहले लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। कूलम्ब्स लॉ, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी इसे कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में पूछते कि ये कूलम्ब्स लॉ को लिखें, व्याख्या करें, समझाएं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को के बारे में लिखें, वर्णन करें, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में हमें समझाएं, तो हमें आसानी से हम ऐसे समझा सकते हैं। और सभी चीज़ें एक ही है, और सिर्फ उसका नाम जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो उनको आगे हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम कूलम्ब्स जो लॉ है, ये कौन दिए थे, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद तो इसका स्टेटमेंट क्या है, जो कोई कूलम्ब साहब, क्योंकि साइंटिस्ट हैं ये, जो है ना, ये कूलम्ब नहीं है, ये कोई साहब हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं। ओके, तो जो कूलम्ब साहब थे 1784 ईस्वी में, ये फ्रांस के थे, मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1784 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब का पूरा नाम क्या था? C.A. कूलम्ब ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच प्रयोग किए। प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। हम क्या बोल रहे हैं? 1700 हम लिख दे रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो एग्जैक्टली जैसे हम लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखें। आप वैसे लिखें, हम इस बात की गारंटी दिलाएंगे कि आपको फुल नंबर दिया जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारा एक्सपीरियंसेज और बहुत सारा नोट्स में भी देखे हैं कि हम उसी के आधार पे आपको हम बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा आ गया और ऐसा आप लिख दे रहे हैं तो सर आपका नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो लिख दे रहे हैं। 1784 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किए। संबंध में एक नियम का या के प्रतिपादन किए, जिसे कूलम्ब्स लॉ का नियम कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं, कूलम्ब बल कहते हैं। हो गया। अब इनका जो कथन था, स्टेटमेंट था, तो कूलम्ब के अनुसार कूलम्ब के अनुसार, मतलब कूलम्ब साहब जी थे, C.A. कूलम्ब जी,
उन्होंने जो कथन दिए थे, जो स्टेटमेंट दिए थे, वही मेरा था। ये तो मेरा डेमो हुआ थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे हम उससे नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये लिखे हैं, और आप भी ऐसे लिखिए। और आप इसे बेहतर जानते हैं तो आप वही लिखिए, जरूरी नहीं कि यही लिखना है। अगर आप इससे बेहतर जानते हैं तो आप वही लिखिए। अब इनके अनुसार जो कथन था, स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट था कि दो बिंदुओं पर स्थित आवेशों, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर स्थित आवेशों, लेट Q1 एंड Q2, एक चार्ज मेरा Q1 है और Q2 है। दो बिंदुओं पर स्थित आवेशों Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्यतकर्मानुपाती होता है। अब क्या बोले हैं और क्या लिखे हैं, बस एक बार में समझिए। इसका जो स्टेटमेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा, व्यंजक आएगा, वो सब इसी से आएगा। तो यहाँ पे है क्या, दो बिंदुओं पर स्थित आवेश, दो बिंदु कोई है। एक मिनट हम लेकर देख रहे हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ही। मान लेते हैं डिस्टेंस आर है। क्या है डिस्टेंस? चलो भाई आर है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ पे चार्ज है Q1 चार्ज, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज है Q2, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों तो भाई एक दूसरे से तो अलग भागेगा ना, इधर से दोनों सेम चार्ज है। जब सेम चार्ज रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब रिपल्सन होता है दोनों के बीच। ये तो इधर जाएगा और ये तो इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चलिए भाई, क्लियर हुआ। अब यहीं पे हम सेम दोनों तरफ यदि हम निगेटिव चार्ज ही दें, फिर से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस क्या है जी? तो आर है। हुआ। यदि हम अब चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मेरा है, ये 2 है और ये 1 है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये है। अब ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। चलो भाई, आकर्षण हो गया। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक समझने में। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे हुआ था रिपल्सन फोर्स लगा था, रिपल्सन लगा था, और यहाँ पे अट्रैक्शन लगा था। तो क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम कूलम्ब साहब के जो स्टेटमेंट थे, जो कथन थे, हम उसके बारे में बात करते हैं, उस पर अब डिस्कस करते हैं कि दो बिंदुओं पर स्थित आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। इसके वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है where Q1 and Q2 are magnitude, Q1 and Q2
आर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। देम मतलब क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी। एंड और आगे हम लिखते हैं उसके बारे में इन डिटेल्स। तो दो आवेशों के बीच के परिणाम, तो दो आवेश है, ये है। तो ये जो कूलम्ब्स फोर्स जो है ये समानुपाती किसके किसके है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड के समानुपाती है। मान लेते हैं इक्वेशन 1, या इसे हम निकाल भी सकते हैं मोड से। इसका मैग्नीट्यूड का रहा है तो मैग्नीट्यूड अगर ये वैल्यू में रहता तो शायद हमें ऐसे लगाना पड़ता, बट हम फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। और इसके सेकेंड लाइन है, यहाँ तक तो हो गया मेरा। तथा अब इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्यक्त को, इनके बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी कितना है जी, आर है। चलो भाई आर है तो बीच के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच की दूरी आर है तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, और इसका वर्ग का, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो हम सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम समीकरण 1 और 2 से पाते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं जी, ये दोनों जब इसका LHS समान है तो RHS भी तो होगा। हम उसी तरह से बनाएंगे Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और हम अब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समानुपाती नियता के समानुपाती हटाने के लिए किसी भी कांस्टेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट तो देना ही पड़ेगा। चलो हम कांस्टेंट देते हैं, बराबर कांस्टेंट हम मान लेते हैं के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। चलो मेरे भाई यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम में लिखना है, एकदम फुल्ली नंबर आएगा, गारंटी है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले समझना और सीखना, सिर्फ छापने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या हो गया, कूलम्ब्स फोर्स बराबर के Q1 एंड Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंटन है जी। अब के कांस्टेंट है तो के इस फॉर्मूला के लिए, इस लॉ के लिए, इस फोर्स के लिए कुछ ना कुछ तो के का वैल्यू होगा ही जी, होगा। तो के का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हम आगे बात करते हैं। इक्वेशन हम 3 मान ले तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। चलो भाई एफ बराबर के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। इसके बारे में आगे बहुत जल्द डिस्कस करते हैं। Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा और मज़ा भी आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अब बात करते हैं के बराबर क्या हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ था। अब हम अलग से एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो के का था वैल्यू किसका था, के का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं था, था। अब इसका जो वैल्यू होता है 8.99 होता है। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमें 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसका यूनिट हुआ। कैसे हुआ अगर आप बोलिएगा तो हम ज़रूर बताएं। जब हम इसका 4 है, इसका हम वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका एप्सिलॉन नोट का होता है। तो हम ऐसे करेंगे तो ये
कैलकुलेशन करने के बाद सीधे सी आएगा मेरा 8.99 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, अब इसका भी हम बहुत जल्द बताने वाले हैं। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इप्सिलॉन नॉट की। अब इप्सिलॉन नॉट में क्या है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, सबके बारे में डिस्कस करना पड़ता है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब वेयर, अब जहाँ तक की बात है वेयर, इसको हम पहले पढ़ते क्या है। वैसे हम तो बोल दिए, आप भूल जाएंगे शायद, तो हम लिख भी दे रहे हैं। इसको हम इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नॉट, NAUGHT, इसको नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। इसको अब ऐसे वाला नॉट मत समझ लीजिएगा कि NOTE, ये नहीं होता है जी, ये वाला नोट होता है NAUGHT। इसको नट्टी मत पढ़ लेना, ओके। चलिए, अब इसका जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही मेरा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक होता है एप्सिलॉन आर होता है, तो इसको हम मीडियम में लेके चलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लिख दे रहे हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्जाम में इतना लिख दीजिए, आपको नंबर एक भी नंबर नहीं काटेगा, इस बात की गारंटी है। और ये जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको आ रहा है तो हम बहुत लेवल का, जो लेवल होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, हम सब बताएंगे। मेरे पास उतना सारा चीज़ दिया हुआ है, हम आपको एक एक क्वेश्चंस करवाएंगे। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको जो जिस चीज़ों की, जिस टॉपिक की ज़रूरत हो फिजिक्स में, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, बेझिझक बताएं, हम आपको क्लियर करेंगे डाउट्स, ओके। और आपको अगर अच्छा वीडियो लगे देखने में, आपको यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एनीवे आपकी इच्छा। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट हम कैसे निकालते हैं। ऐसे ना भी ना लिख दिए हम कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये कैसे होता है, इसका डायमेंशंस क्या होता है। बीमा जो थी, बीमा बीमा पूछता है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बीमा है। तो हम बताएंगे, बीमा निकालना सिखाएंगे, बीमा कैसे निकाला जाता है। दोस्तों अगले वीडियो जरूर देखिएगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।